हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल सरल लोलक। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। सरल लोलक जिसको अपने कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसको देखते हैं अब। सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक का एक यहाँ देखिए डायग्राम बनाते हैं अपने। ये सिंपल पेंडुलम है और ये ठीक है। अब यहाँ पोजीशन शो कर देता हूँ मैं। इसको कहेंगे अपने माध्य स्थिति, इसको कहेंगे अपने यहाँ पर जहाँ पर अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है वो चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी चरम स्थिति। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। चरम स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरा आप लोगों ने बताया मध्य स्थिति या मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है उसका अपने देखते हैं। और चरम स्थिति का मतलब क्या है? चरम स्थिति का मतलब है कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है, वो यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पर दो तीन परिभाषाएं आती है, उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक तो आता है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी जिसको अपने कहते हैं। ये क्या होती है? कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि आवृत्ति बार बार यूज़ करते हैं अपने, होती क्या है? तो अपने कहेंगे कोई भी वस्तु अगर कंपन कर रही है, कोई वस्तु कंपन कर रही है तो एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, उसी को अपने कहते हैं आवृत्ति। आसान सी परिभाषा है, जैसे कंपन हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने कंपन है? सपोज 50 कंपन है तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी। तो एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं अपने। और इसका मात्रक होता है, मात्रक पे आए उससे पहले इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, F = 1/T। F होती है आवृत्ति, T को कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब है कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है किसी भी गतिशील वस्तु को या कंपन करने वाली वस्तु को, तो वो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक वर्ष में, तो उसका आवर्तकाल है। अपने अक्ष पे 24 घंटे में वो पूर्ण करती है एक चक्कर, तो वो उसका आवर्तकाल है। तो F = 1/T आवर्तकाल है। अब इसका मात्रक देखें तो 1/सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड, और इसको ऊपर ले जाएं तो ये बनता है सेकंड इनवर्स, और इसी को कहा जाता है हर्ट्ज। हर्ट्ज, जो इसका मतलब आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी एक शब्द अपने यूज करते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड जिसको अपने कहते हैं आयाम। ठीक है, आयाम क्या होगा? एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, मान लो किसी पोजीशन पे ये पेंडुलम का जो गोलक, इसको कहते हैं गोलक। ठीक है ना, जो द्रव्यमान लटका होता है, बिंदु द्रव्यमान, उसको गोलक कहते हैं। ये गोलक यहाँ पर है, तो विस्थापन कितना हुआ इसका? यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन हुआ। फिर थोड़ा और ऊपर चला गया तो विस्थापन इतना हो गया, और ऊपर चला गया विस्थापन। ये अधिकतम पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो अधिकतम विस्थापन होगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो अधिकतम विस्थापन होता है, इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का जो अधिकतम विस्थापन होता है, उसी को अपने कहते हैं आयाम। ठीक है ना, शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो किसी भी गतिशील वस्तु का अधिकतम विस्थापन वो आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो ये, और इसका मात्रक वही होगा जो जैसे दूरी का लेते हैं अपने विस्थापन का, वही मात्रक होगा इसका। तो ये दो जनरल डेफिनेशन है, आवृत्ति, फिर अपनों ने आवर्तकाल भी बताया, आवर्तकाल, और तीसरा अपनों ने बताया आयाम या एम्पलीट्यूड। इनका आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर अपने कहते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपनों ने बताया कि ये चरम स्थिति है, माध्य स्थिति है, ये फिर चरम स्थिति है। दो चरम स्थिति होगी, एक माध्य स्थिति होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कंटिन्यू झूला झूल रहे हैं, कोई बच्चा झूल रहा है या झूला चल रहा है, ये सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का एग्जाम्पल झूला है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, इसकी दो चरम स्थिति होगी, ये माध्य स्थिति होगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी चाल या वेग कह लो, वेग अधिकतम कहाँ होगा, बताइए। वेग अधिकतम किस पोजीशन पे होगा और वेग न्यूनतम किस पोजीशन पे होगा?
जब झूला चल रहा हो तो यहाँ पर कुछ, जैसे अपने इस तरफ गया झूला और यहाँ कुछ पल के लिए रुकेगा और फिर वापस इस तरफ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ कुछ पल के लिए रुकेगा फिर वापस। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ से गुजरता है वो? मध्य स्थिति से, ठीक है। यहाँ पर वेग अधिकतम होता है मध्य स्थिति पर। न्यूनतम या शून्य वेग कहाँ होता है? वो होता है चरम स्थिति पर। चरम स्थिति पर यहाँ वेग 0 होता है और फिर वापस नीचे की तरफ आता है। तो ये ध्यान रखें, वेग अधिकतम कहाँ होगा? यहाँ पर। और वेग न्यूनतम कहाँ होगा? चरम स्थिति पर। न्यूनतम या शून्य कह सकते हो, यहाँ पर होगा। जहाँ पर वेग अधिकतम होता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2 mv², ठीक है। इसका मतलब वेग जहाँ अधिकतम होगा गतिज ऊर्जा वहाँ भी अधिकतम होगी। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होगी? इस केस में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम या शून्य कहें। इस केस में जाए तो उल्टा हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और न्यूनतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा न्यूनतम या शून्य हो जाती है। वेग शून्य तो गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी, ठीक है। इसका जिक्र अपने आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर करते हुए अपने ग्राफ भी बनाएंगे, आखिर में बनाएंगे। पहले देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम, ये है लंबाई, अगर धागे से लटका है तो सिंपल पेंडुलम के धागे की लंबाई, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ जो अटैच है इसकी लंबाई, और इस गोलक जो नीचे लटका हुआ है इसका द्रव्यमान है m। तो इसका आवर्तकाल, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड जिसको अपने कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है T = कांस्टेंट यानी 2π √L/g। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, T = 2π √L/g। क्लियर है? यहाँ से एक चीज़ क्लियर है अपने पास कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू √L और T इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√g। पहला ये रिजल्ट आता है, दूसरा ये रिजल्ट आता है। और T नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ एक चीज़ देख सकते हो फॉर्मूले में m नहीं है, ठीक है। 1/1 तीनों चीज़ें मैं बताता हूँ क्या है कि अगर इस धागे की लंबाई जिससे गोलक लटका हुआ है, ठीक है, उसकी लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड आवर्तकाल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, यानी इसकी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती, इससे ले रहे हैं अपने। और गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे T का मान कम होता जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये घटेगा तो ये बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज़, T नॉट डिपेंड ऑन m, ये गोलक जो है कितना द्रव्यमान है इसका, इस पर आवर्तकाल है वो डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो m कहीं भी नहीं है। इसका मतलब किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर, जो गोलक का द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से देखो, पहली चीज़ तो क्लियर है अपने पास कि जैसे जैसे ये लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे आवर्तकाल ये बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ता जाएगा, लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे अपने कहते हैं, इसको देखते हुए अपने एक चीज़ क्लियर करते हैं। आपने सुना होगा कि गर्मियाँ जब आती है, गर्मियों में घड़ियाँ सुस्त हो जाती है, इसका क्या मतलब है? गर्मियों में घड़ियाँ सुस्त हो जाती है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अपने कहें कि इसका मतलब ये नहीं कि टाइम देना कम शुरू कर देती है या ज़्यादा टाइम पीरियड जो 1 घंटा है वो 61 मिनट का हो जाता है या 59 मिनट का हो जाता है, ये ऐसा नहीं होता है। इसका क्या मतलब है वो देखो। जैसे अपने कहें कि ये घड़ी है, उसका ये सिंपल पेंडुलम है, ये किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। जो पेंडुलम का जो ये बेस होता है ये वाला, ये मेटल का बना होता है, धातु का। और गर्मियों में अपने जानते हैं धातु गर्मी पाकर फैलती है, ठीक है। फैलने से क्या होगा? इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में वृद्धि होने से क्या होगा? आप यहाँ देखो, L बढ़ेगा। गर्मियों में पेंडुलम की L बढ़ने के कारण T भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? T बढ़ता है या बढ़ जाएगा। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? देखो, एक चीज़ समझो यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ कि एक पेंडुलम है, वो 3 सेकंड में पहले एक पूरा चक्कर लगा रहा है, यहाँ से गया और वापस आने में 3 सेकंड लेता है। और फिर सेकंड केस लेते हैं कि वो यहाँ से आने में, यहाँ तक आने में 5 सेकंड लेते हैं। इसका मतलब दूसरे केस में आवर्तकाल बढ़ गया। समझना इस चीज़ को। 5 सेकंड वाले केस में यहाँ देखो, क्लियर करता हूँ आपको, एक है 3 सेकंड, एक है 5 सेकंड। इस केस में आवर्तकाल क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है ना। तो
तो आवर्तकाल तो बढ़ गया 5 सेकंड, पहले 3 सेकंड में जा रहा था, फिर वो धीरे धीरे जाके 5 सेकंड लेने लग गया। तो उसके वेग पर या चाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले तो 3 सेकंड में जाके वापस आ गया, फिर 5 सेकंड में जाके आ रहा है, इसका मतलब उसकी चाल या वेग कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि जब t का मान बढ़ता है तो आप वेग का मान कम हो जाएगा, आवर्तकाल जब भी बढ़ता है तो वेग का मान कम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप देखते हो, ये चीज़ यहाँ कंसीडर करते हैं अपने कि अगर इस केस में गर्मियों में घड़ी का पेंडुलम है, उसकी लंबाई बढ़ती है जिससे आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ने से उसका वेग है वो कम हो जाएगा। वेग कम हो जाता है उस पेंडुलम का, जो पेंडुलम है उसका वेग कम हो जाता है, इसीलिए पहले वेग ज़्यादा था फिर कम हो गया। कम होने के कारण कहते हैं कि ये धीरे चलने लग गया, या यूँ कहें कि इसका जो स्पीड है वो कम होगी, फिर इसीलिए अपने कहते हैं कि ये सुस्त हो गए। सुस्त का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पेंडुलम की स्पीड है वो कम हो जाती है, इसीलिए कहते हैं अपने कि गर्मियों में घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। घड़ियाँ ऐसे नहीं कि जो रिस्ट वॉच है, वो भी उन घड़ियों की बात हो रही है जिनमें पेंडुलम लगा होता है और वो मेटल का बना हो। वो पेंडुलम की स्पीड कम हो जाती है, कम होने से अपने कहेंगे कि वो सुस्त हो जाती है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी आपके। अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इसी से रिलेटेड। लंबाई वाला क्लियर है। एक चीज़ ये ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो वेग कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होगा तो वेग बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड कम हुआ, मान लो 3 सेकंड से 1 सेकंड पे आ गया, तो 1 सेकंड पे कब होगा? जब स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अब आता है अपने पास जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे अपने गुरुत्वीय त्वरण जी, ये अपने जानते हैं कि अगर पृथ्वी की सतह की बात करें तो ध्रुवों पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ध्रुवों पे अगर अपने किसी घड़ी को लेके चले जाएं, पेंडुलम वाली घड़ी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ, ये ध्यान रखें आप पहले तो। उस घड़ी को अगर आप ध्रुवों पे लेके चले जाओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, उसके पेंडुलम की मोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी का मान ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, जी जैसे अब ध्रुव ग्रेटर देन जी, भूमध्य रेखा से कंपेयर कर लेते हैं अपने, भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिक है, जी का मान अधिक होने से टी का मान कम हो जाएगा। टी ध्रुव इज लेस देन टी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ध्रुवों पे जाने पर जो घड़ी है, पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल जी बढ़ने के कारण कम हो जाएगा। ठीक है, जी बढ़ने के कारण ये कम हो जाएगा। टी अगर कम हो गया तो उसका वेग बढ़ जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो। चाल या वेग के बारे में पूछे तो वो बढ़ जाएगा, और टी का मान, जी बढ़ने के कारण टी का मान कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। सतह की बात करें, पृथ्वी की सतह की, तो जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिकतम होने के कारण टी ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र पे चले गए, सपोज पृथ्वी के केंद्र पर, वहाँ पर किसी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर अपने जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है। जी का मान अगर 0 रखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 0 रखते हैं तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक दोलन करने में वो कितना समय लेगा? घड़ी का पेंडुलम एक दोलन करने में, पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहे हैं, घड़ी को पृथ्वी के केंद्र पे ले गए, वहाँ पेंडुलम एक चक्कर, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेगा? अनंत समय। और अनंत कोई समय होता नहीं, इसका मतलब एक दोलन कभी भी पूरा नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। अगर आप कहो कि एक पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी के केंद्र में ले जाएं तो वो एक पूरा दोलन कभी भी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वहाँ पर टी का मान इनफाइनाइट आ रहा है, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है अपने जानते हैं, तो ये संभव नहीं है। जो स्पेसशिप होती है, अंतरिक्षयान, उसमें भी यही कंडीशन होती है। ठीक है ना, जी 0 है तो घड़ी का पेंडुलम है वो एक चक्कर कभी भी नहीं लगा पाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। तो सेकंड केस जी वाला क्लियर होगा। जैसे जैसे जी चेंज होगा टी चेंज होगा। जी बढ़ेगा तो टी कम हो जाएगा, जी कम होगा तो टी बढ़ जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर ये कंसिडर करते हैं, पूछते हैं कि झूला एक चल रहा है, उस पर एक बच्चा बैठा है। ठीक है, चलते झूले पे अगर एक बच्चा, चलते झूले पे यहाँ सपोज करो एक बच्चा बैठा है,
चलते झूले पे एक दूसरा बच्चा और बैठ गया तो उसके आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा या उसकी स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अगर बताना। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों में अपने घर्षण बल को नगण्य मान रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं करते। जैसे झूला चल रहा है और धीरे धीरे वो रुक जाता है, वो रुकता है घर्षण बल के कारण, यहाँ अपने उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वापस आओ इस क्वेश्चन पे कि चलते झूले पे एक बच्चा बैठा है और चलते झूले पे एक दूसरा बच्चा और बैठ जाता है तो पहले की तुलना में आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताना हो। तो अक्सर स्टूडेंट इसका कई कहते हैं आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कई कहते हैं आवर्तकाल घट जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा वो अपने देखते हैं कि जैसे ही चलते झूले पे पहले द्रव्यमान सपोज m था एक बच्चे का, फिर द्रव्यमान दूसरा बच्चा बैठ जाता है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। यहाँ अपने देखते हैं कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि चलते झूले पर एक बच्चे के बजाय दूसरा बच्चा पास आके बैठ जाता है तो उसके आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, टाइम पीरियड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं कि एक बच्चा झूल रहा है, बैठा बैठा झूल रहा है, ठीक है। इस पे यहाँ देखो, इसको सपोज ये एक झूला है और इस पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे ये एक आपकी तरह सुंदर सा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। और झूला चल रहा है कंटिन्यू। चलते झूले पर बच्चे के मन में आई, बच्चे शैतान ही होते हैं, बच्चे के मन में आया कि मैं तो खड़ा हूँगा और वो बच्चा इस पर खड़ा हो जाता है। पहले तो बैठा था और फिर अचानक वो खड़ा हो जाता है इस पर, इस तरह से, ठीक है। चलते झूले पे बच्चा खड़ा हो गया। अब इसके आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा या स्पीड कह लो। जैसे मैंने बताया आवर्तकाल बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है और आवर्तकाल घटता है तो स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे इसको समझ लो, आपको समझना है। चलते झूले पे बच्चा खड़ा हो गया, ठीक है, मन में आ गया उसके, तो इसके झूले के आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसको कंसीडर करते हैं। देखो पहले जब बच्चा बैठा था, ये फर्स्ट पोजीशन में बच्चा बैठा था तो इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान सेंटर पे होता है। किसी भी बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान के अंदर, जो अपने फिजिक्स में कहते हैं सेंटर ऑफ मास, उस पर सेंट्रलाइज मानते हैं। तो यहाँ इसका द्रव्यमान केंद्र है सपोज, तो पहले लंबाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये लंबाई है, ठीक है, प्रभावी लंबाई जिसको अपने कहते हैं, ये थी। फिर बच्चा खड़ा हो जाता है। खड़े होने से क्या होगा, इसका जो सेंटर है, द्रव्यमान केंद्र जिसको कहते हैं, वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। वो द्रव्यमान केंद्र यहाँ होने की बजाय थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चा खड़ा हो जाएगा। आप ऐसे ले लो कि उसकी नाभि पहले नीचे थी और खड़ा होने पे नाभि ऊपर हो जाती है। तो इसमें जो प्रभावी लंबाई है एल डैश, वो क्या हो जाएगी, पहले तो इतनी थी यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक, यानी प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। प्रभावी लंबाई कम होने के कारण, एल कम होने के कारण, एल हो गया कम, तीर का निशान नीचे का मतलब कम समझना, इसका मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एल का मान कम होने से टी का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अपने एल कम हुआ, एल कम होने से टी का मान भी कम हो जाएगी। ये अंश में अभी अपनों ने बताया था, एल कम होने से टी का मान कम हो जाएगा, टी का मान कम होने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या रिजल्ट निकला, चलते झूले पे अगर कोई बच्चा खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, निश्चित रूप से कम होगा, और आवर्तकाल कम होने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो, जब भी आपको झूला मिले आप चलते झूले पे खड़े हो जाना, अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करें, ट्राई करें और अच्छे से करें, हाथों को पकड़े रखें, रस्सी को अच्छे से पकड़े रखें। एल, टी और वी ये तीनों अपनों ने क्लियर किया। अब इसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट आता है अपने पास, ऊर्जा वाला, वो देख लेते हैं, जो अपनों ने थोड़ा बहुत पहले बताया था। यहाँ देखो, ऊर्जा की अगर बात करें अपने, तो इसमें और इसमें तीन पोजीशन बताई मैंने, जिसमें से दो चरम स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन और ये मध्य स्थिति। यहाँ पर अगर अपने देखें, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, ये ऊर्जा से रिलेटेड सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन पीछे के पेपर्स जरूर देखना, उसमें आया हुआ है। अब यहाँ देखें तो कौन सी ऊर्जा अधिकतम होगी, ये चीज़ें देखनी है अपने को। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जीरो क्यों कह रहे हैं अपने, क्योंकि वेग जीरो हो जाता है चरम स्थिति पर, वेग जीरो फिर वापस चलना शुरू करती है। यहाँ भी यही पोजीशन होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ उल्टा होगा,
काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ बताया था अपनों ने कि वेग अधिकतम है। वेग अधिकतम कहाँ होगा, मध्य स्थिति पर। वेग अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मानना होता है पोटेंशियल एनर्जी में, वो ये मानते हैं। इसी से अपने कंसीडर करते हैं कि कितनी हाइट पर वस्तु जा रही है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। एक चीज़ ध्यान रखें, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो प्रत्येक स्थिति में नियत रहेगा। इसका मतलब गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम होगी। इसको ग्राफ में अगर अपने दिखाएं तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पर टोटल एनर्जी E ले लो, ठीक है, और इस तरफ सपोज अब यहाँ अपने कह रहे हैं x का मान बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ y प्लस वाई और माइनस वाई। प्लस वाई दिखा रहे हैं अपने आयाम को। आयाम मैंने बताया था आपको कि x का अधिकतम मान, अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है, उसको प्लस वाई दिखा देते हैं अपने समझने के लिए, प्लस वाई, और इस तरफ दिखा देते हैं माइनस वाई। ये कौन सी पोजीशन को शो करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन को। अब इनका अगर ग्राफ बनाओ आप, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। क्या मतलब है इसका, यहाँ देखिए, ये है मेन पोजीशन, मध्य स्थिति O। यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, कौन सा, ये वाला, ये इस तरह से कर्व दिखा है, ये गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और ये जो कर्व है ये शो करता है स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी। जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ देखिए आप चरम स्थिति की बात कर लेते हैं। चरम स्थिति कौन सी होगी, ये और ये। यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 होती है। गतिज ऊर्जा का ग्राफ देखिए, यहाँ आके 0 पे टच होता है। ऊर्जा किस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ, विस्थापन या आयाम इस तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये 0 हो जाती है गतिज ऊर्जा, कहाँ पर, चरम स्थिति में। और मध्य स्थिति में जैसे ही जाओगे गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ मध्य स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मध्य स्थिति ये है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये 0। जैसे जैसे यहाँ जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसा मैंने बताया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से दोनों का योग हमेशा नियत रहता है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की अपनों ने, ये किसको शो करेगी, ये शो करेगी कुल ऊर्जा को, कुल ऊर्जा, जिसको अपने U से या E से दिखा देते हैं, कुल ऊर्जा। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। तो ये आता है अपने पास सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और आता है शब्द, जिसको अपने कहते हैं सेकंड लोलक। उससे रिलेटेड भी एक दो पॉइंट है, वो ध्यान रखने आपको, वो एग्जाम में अक्सर आता है। पूछ लेते हैं कि सेकंड लोलक क्या है। 2 चीज़ें पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। एक तो पूछा जाता है इसकी टाइम पीरियड कितना होता है, और एक पूछा जाता है इसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। लेंथ जो स्ट्रिंग की, धागे की लेंथ अपने कह रहे हैं वो कितनी होगी, या पेंडुलम की लेंथ कह सकते हो। सेकंड लोलक कहते हैं किसको, जो 1 सेकंड में टिक करे। 1 सेकंड में टिक का क्या मतलब है, देखो इसको, इसलिए इसका नाम सेकंड लोलक का मतलब यहाँ 1 सेकंड में जो एक टिक करे। टिक का मतलब समझिए, जैसे पेंडुलम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ आने में वो 1 सेकंड ले, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड ले, तो उसको अपने कहेंगे सेकंड लोलक। 1 सेकंड में एक टिक कर रहा है। लेकिन इसका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल सोचिए, यहाँ से यहाँ आने में उसने टाइम लिया 1 सेकंड, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आने में टाइम लिया उसने 1 सेकंड। टोटल कितना हो गया, 2 सेकंड। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 1 सेकंड आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। इसका आवर्तकाल कितना होगा, 2 सेकंड आवर्तकाल होता है। जहाँ से चला वहीं वापस आ गया तो कितना टाइम लगा, उसको अपने कहते हैं आवर्तकाल इस केस में, ठीक है। या एक पूरा साइकिल या चक्र चलने में कितना समय लेता है। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपको, t = 2 सेकेंड। इसका सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये। सेकंड, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी
एल को आप कैलकुलेट कर सकते हो, एल इजिकल टू जैसे टी अपना निकाला था 2π√L/g, तो सब चीज़ें अपने को पता है। टी 2 सेकेंड है, 2π की वैल्यू पता है, जी 9.8 है। एल आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो तो वो आता है 99.3 सेंटीमीटर, ये आता है एल की वैल्यू। क्लियर है। और इसको नियर अबाउट ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, नियर अबाउट 1 मीटर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं इसमें कि सेकेंड लोलक किसको कहते हैं, ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। दूसरी चीज़, सेकेंड लोलक की लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ अगर 1 मीटर है, ये भी ऑलमोस्ट 1 मीटर है, ये भी करेक्ट है, अदरवाइज 99.3 सेंटीमीटर। तो ये आता है अपने पास सेकेंड लोलक। तो ये अपनों ने आज पार्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले की वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप अपने करते जा रहे हैं सारी चीज़ें आपके क्लियर हों। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। एक चीज़ और बताऊँ आपको कि इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है, इस वीडियो के या पहले वाली वीडियो की जो भी क्वेरी है, जो भी सजेशन है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।